डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डीम्ड एक्सपोर्ट्स इन जीएसटी डिस्कस करेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट जीएसटी के अंदर क्या चीज़ होती है। अभी जैसे हमें पता है कि एक्सपोर्ट तो क्या होता है कि एक इंडिया से अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज बाहर इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होती है। मगर ये डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है और क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होंगी और उसके लिए क्या हमें कंप्लाइंस करनी पड़ेगी ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डीम्ड एक्सपोर्ट। अब इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 147 ऑफ द CGST एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इशूड नोटिफिकेशन नंबर 48 बाय 2017 dated 18 October 2017, wherein the following category of supply of goods has been declared as deemed export. अब गवर्नमेंट ने डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए क्या कहा है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया है और उसमें कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए वो डीम्ड एक्सपोर्ट डिफाइन किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीम्ड एक्सपोर्ट जो है केवल गुड्स के लिए है और सर्विसेज के लिए ये कवर नहीं है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट केवल गुड्स के लिए माना जाएगा और सर्विसेज के लिए नहीं माना जाएगा। व्हाट आर द नोटिफाइड कैटेगरीज। अब ये चार कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं अभी तक, वो हमारी डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन। अगर कोई सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन ने अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन तो वो हमारी डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथोराइजेशन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथोराइजेशन के अगेंस्ट सप्लाई की है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है EPCG। कवर के अंडर अगर एक्सपोर्ट करी है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। रजिस्टर्ड पर्सन ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई करी है तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन 50/27 डेटेड 30 जून 27 अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। अगर कोई गोल्ड बैंक ने या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट सप्लाई किया है तो वो भी हमारी डीम्ड एक्सपोर्ट में मानी जाएगी। तो अब इनके बारे में समझते हैं डिटेल में कि ये एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ये क्या चीज़ है। For the purpose of above notification, advance authorization means an authorization issued by the Director General of Foreign Trade. Director General of Foreign Trade मतलब है DGFT under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy for import of domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical export. तो एडवांस ऑथराइजेशन क्या है कि जो रेसिपिएंट है उसको DGFT को कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से एक एडवांस ऑथराइजेशन में वो मिलेगी उसको परमिशन। तब वो अगर कोई चीज़ें रजिस्टर्ड पर्सन से लेता है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएंगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन मीन्स एन ऑथेंटिक ऑथराइजेशन इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब DGFT अंडर चैप्टर 5। वो चैप्टर 4 था, ये चैप्टर 5 है। फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट। तो वो क्या है कि इम्पोर्ट करना है पहले और फिर फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स मीन्स ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOU या एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है STPI या बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। यूनिट्स अप्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। इनमें ये एडवांस ऑथराइजेशन EPCG एंड EOU तीनों डिफाइंड है। तो ये
केसेस होंगे तो वो हमारे डीम्ड एक्सपोर्ट में माने जाएंगे। अब डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जो डीम्ड एक्सपोर्ट में ऑथराइजेशन वाले पर्सनस हैं उनको कोई मटेरियल सप्लाई किया है। अब वो सप्लाई किया है वो दो तरीके से हो सकता है, ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो सकता है और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो सकता है। अगर बिल के अंदर जीएसटी लिखा है तो वो रेसिपिएंट भी उसका क्लेम ले सकता है, अगर जीएसटी नहीं मेंशन है तो वो सप्लायर को उसका क्लेम मिलेगा उसमें, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। द एप्लीकेशन में बी फिल्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज और the supplier of deemed export supply in case where the recipient does not avail of any input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund। अब इसके सप्लायर को रिफंड के लिए उससे एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी रेसिपिएंट से कि उसने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया है और वो अंडरटेकिंग के बेस पे वो रिफंड अप्लाई कर सकता है। अब टाइम लिमिट क्या है रिफंड अप्लाई करने की? जैसे कि नॉर्मल रिफंड में अप्लाई करने की टाइम लिमिट है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई इज टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो 2 साल के अंदर उसने रिफंड ये अप्लाई करना है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। अब क्या प्रोसेस होना चाहिए? द रेसिपिएंट ऑफ EOU, EST, STP, BTP यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट शैल गिव प्रायर इंटीमेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन फॉर्म ए। तो गवर्नमेंट ने फॉर्म ए डिफाइन किया हुआ है, वो एडवांस ऑथराइजेशन में लेगा और वो अपने रजिस्टर्ड सप्लायर को दे देगा एक कॉपी। एक कॉपी वो अपने जुडिशनल ऑफिसर इंचार्ज को देगा जो उसका रजिस्टर्ड सप्लायर है, और एक कॉपी वो अपने खुद के जीएसटी जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर को देगा। तो 3 कॉपी फॉर्म ए की मिलेंगी, एक रजिस्टर्ड सप्लायर को देनी है, एक जो हमारा रजिस्टर्ड सप्लायर है उसका जुडिशनल जो ऑफिसर है उसको देनी है, और एक जो है हमारा जो जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर है उसको देनी है। फिर उसके बाद क्या होगा? द रजिस्टर्ड सप्लायर देयर आफ्टर विल सप्लाई गुड्स अंडर टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट। अब रजिस्टर्ड सप्लायर जब ये फॉर्म ए मिल जाएगा उसको तो वो गुड्स की सप्लाई कर देगा ईओ यूनिट्स को या ईटीपी को, एसटीपी को या बीटीपी यूनिट्स को। अब जब ये गुड्स उसके पास सप्लाई रिसीव हो जाएंगी ऑन रिसीट ऑफ सब सप्लाईज, अब इस यूनिट को क्या करना होगा? शैल एंडोर्स द टैक्स इनवॉइस एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द एंडोर्स टैक्स इनवॉइस टू। अब उसने टैक्स इनवॉइस पे एंडोर्समेंट लिखनी होगी कि ये वो उसको गुड्स रिसीव हो गई हैं, और उसकी एंडोर्समेंट की कॉपी जो है रजिस्टर्ड सप्लायर को देनी होगी एक कॉपी जो सप्लायर का जीएसटी जुडिशनल ऑफिसर है उसको देनी होगी, और एक कॉपी अपने जुडिशनल ऑफिसर को देनी होगी। तो जैसे हमने पहले 3 कॉपियाँ दी थी, सेम वे में एंडोर्समेंट की भी 3 कॉपी बनेंगी, और ये 3 कॉपी एक रजिस्टर्ड सप्लायर को, एक उसके जीएसटी ऑफिसर को, एक हमारे जीएसटी ऑफिसर को, ये 3 कॉपी जाएंगी। उसके बाद द एनक्लोज टैक्स इनवॉइस विल बी कंसिडर एज प्रूफ ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। अब जो ये एंडोर्स इनवॉइस है यही डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए प्रूफ होगा बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। द रेसिपिएंट EOU, ESTP, STP, BTP unit shall maintain records of such deemed export supplies in digital form B। अब ये जो भी यूनिट है इसको जितने भी ये डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाईज हुई हैं इसकी डिटेल सारी रखनी होंगी, डिजिटल फॉर्म होगा फॉर्म बी, और ये डिजिटल रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट अपडेटेड एक्यूरेट कंप्लीट एंड अवेलेबल ऑफ द यूनिट एट ऑल टाइम्स फॉर वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और ये हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए, और जब भी प्रॉपर ऑफिसर चाहेगा इंस्पेक्शन करने के लिए तो वो जाके चेक कर सकता है कि ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि क्या डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या क्या कैटेगरी कवर हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट प्रूव करने के लिए, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में विद इन इंडिया सप्लाई हो रही है तो जो इसमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करने हैं कि भाई फॉर्म ए लेना पहले है, फिर उसके बाद एंडोर्समेंट लेनी है,
उसकी 3 कॉपी लेनी है। एक हमारे जुडिक्शनल ऑफिसर को जाएगी, एक रजिस्टर्ड सप्लायर के जुडिक्शनल ऑफिसर को जाएगी, एक रजिस्टर्ड सप्लायर को देनी है। ये सारी डॉक्यूमेंट रखने हैं और ये एंडोर्समेंट की कॉपी ही जो है एज ए प्रूफ माना जाएगा कि हाँ वाकई में ये डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ था। और इन ऑन द बेसिस ऑफ these documents either recipient or either supplier apply for the refund, और वो रिफ़ंड भी हमें 2 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि डीम्ड एक्सपोर्ट केवल केवल गुड्स के केस में ही एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं और आगे की वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। If you have any question with regard to deemed export, you may WhatsApp me at my mobile number, that is 95400222566, and my email ID is ankurkapilca@gmail.com. Thanks.